राधे राधे आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम एमपी का रीसेंट पेपर, एमपी जुडिशरी का रीसेंट पेपर जो 20 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एमपी का प्रीलिम्स पेपर जो 20 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों के मेरे पास पर्सनली मैसेज आए थे कि सर प्लीज़ आप एमपी के पेपर को डिस्कस करिए, इसलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। जब मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमपी के प्रीलिम्स के पेपर को डिस्कस करने की, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो एक छोटी सी वीडियो हम लोग एमपी के प्रीलिम्स के पेपर को लेकर बना लेते हैं। ओके, अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियो मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट की होगी। उसका भी एक रीज़न है कि उसका रीज़न ये है, हम यहाँ पूरा का पूरा जो पेपर है एमपी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, 150 200 जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे एमपी के प्रीलिम्स में वो सारे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमने अपनी वीडियो सीरीज में कवर किए हुए। ठीक है, जितना कोर्स अब तक हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के 3-4 सेक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली सीआरपीसी को तो रहने ही देते हैं क्योंकि 3-4 सेक्शंस ही कवर हुए हैं। तो बेसिकली हम इंडियन एविडेंस के पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंडियन एविडेंस एक्ट। एज पर एक्ट अ फैक्ट इज सेट नॉट प्रूव व्हेन। इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार एक फैक्ट को नॉट प्रूव कब कहा जाता है? ए, व्हेन इट इज प्रूव्ड इनकरेक्ट। B, when court believes that it does not exist. C, when a prudent man considers that the fact does not exist. Or D, when it is neither proved nor disproved. तो क्या आंसर है जी इसका? आंसर इज डी। हमने सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज में प्लस इसके अलावा जो हमने प्रीलिम्स और मेंस की क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करी थी उसमें भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। Question number 2, Section 27 of Indian Evidence Act 1872 is an exception to the rules enacted. जो सेक्शन 27 है वो किस सेक्शन का एक्सेप्शन है? A, सेक्शन 24, B, सेक्शन 25, C, सेक्शन 28 और D, सेक्शन 24, 25 एंड 26। तो देखिए जी, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में जितने भी आंसर्स दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो कौन सा है? डी, सेक्शन 24, 25 एंड 26। ओके, हालांकि मेरे को लगता है कि हमने जब सेक्शन 27 की वीडियो डिस्कस करी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन 27 जो है वो सेक्शन 25 और 26 का एक्सेप्शन है। ठीक है, तो देखो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि देखो ये जो है वेरी करता है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि जो सेक्शन 27 है वो सेक्शन 25 और 26 का एक्सेप्शन बताया हुआ है, और काफी जगह हमने देखा है कि जो सेक्शन 27 है वो सेक्शन 24, 25 और 26 का एक्सेप्शन बताया गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ओके, चारों ऑप्शंस में दिए गए जो भी बेस्ट सुटेबल आंसर लग रहा होगा उस मोमेंट पर आप उसको क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट एविडेंस रूल इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएट विद द रूल लेट डाउन इन। जो बेस्ट एविडेंस रूल है वो कहां लेट डाउन कर रखा है? ए, सेक्शन 62 में, बी, सेक्शन 90 में, सी, सेक्शन 93 में और डी, सेक्शन 91 में। तो क्या है जी इसका आंसर? आंसर इज डी, सेक्शन 91 में। ओके, हमने इस चीज को ऑलरेडी सेक्शन 91 की वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है ना? वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A witness who is unable to speak gives his evidence in open court in the written form. एक विटनेस जो बोल नहीं सकता वो ओपन कोर्ट में आके रिटन फॉर्म में अपना एविडेंस देता है। तो ये जो एविडेंस है ये कौन सा एविडेंस कहलाया जाएगा? डॉक्यूमेंट्री, ओरल, डाउटफुल और इनएडमिसिबल। तो कौन सा एविडेंस कहलाया जाएगा जी? आंसर इज ओरल एविडेंस। ठीक है, किस सेक्शन से रिलेट करता है? सेक्शन नंबर 119।
जब हमने सेक्शन 119 को डिस्कस किया था तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने काफी फोकस किया था, याद है? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन मेक्स एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एन एक्यूज्ड टू अ कॉन्स्पिरेसी रेलेवेंट एज अगेंस्ट को कॉन्स्पिरेटर्स इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन? सेक्शन 10, सेक्शन 6, सेक्शन 15 और सेक्शन 14। तो क्या आंसर है जी? आंसर इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Which of the following could be proved as dying declaration after the death of the person? इन चारों में से कौन सा पॉइंट पर्सन की डेथ पर डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर प्रूव किया जा सकता है? A, FIR lodged by the person that is deceased. B, statement of the person deceased to police recorded under section 161 CRPC. C, statement of the person deceased recorded by executive magistrate. और D, all of these. तो आंसर क्या है जी? ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर मेंशन्ड इन, पब्लिक डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में मेंशन्ड है बताइए? वेरी गुड। तो आंसर क्या है जी? सी, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल रूल इज दैट द ओपिनियन और बिलीफ ऑफ अ विटनेस इज इरेलेवेंट। जनरल रूल क्या है कि विटनेस का जो ओपिनियन है या जो बिलीफ है वो इरेलेवेंट है। सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन लेट डाउन इन इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में ले डाउन किए हुए हैं। द सेक्शन कंटेनिंग दीज एक्सेप्शंस आर, अब वो सेक्शन कौन से हैं जो एक्सेप्शंस को कंटेन कर रहे हैं? 52 से 55, 10 से 15, 6 से 9 या 45 से 51? तो क्या है आंसर? 45 से 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? अ डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ अ सोवरेन अथॉरिटी, अ डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल बॉडी, अ डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और डी, अ डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो भैया क्या आंसर है इसका? आंसर इज डी, अ डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर लिस्ट को ऑलरेडी हमने वीडियो सीरीज में कवर किया हुआ है। बहुत अच्छे से हमने वहां देखा था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जी? अ रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी नलिफाइड बाय रिस्टोरिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल। B, assurances held out but not incorporated in an agreement would not attract doctrine of estoppel. C, plea of promissory estoppel shall be available even if an officer of the government acts outside the scope of his authority. Or D, an estoppel arises as soon as the relationship of landlord and tenant is created and tenant is not permitted to deny the title of his landlord. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जी? यानी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? आंसर इज सी। ओके, अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन हर मेजर एक्ट के आपको ऐसे मिलेंगे जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल होगा। ठीक है, यह हो सकता है कि जिनको आपने प्रीवियस ईयर के किसी भी स्टेट के एग्जाम्स में नहीं देखा होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन से प्लीज आप घबराइए मत। होता क्या है, ऐसे तरह के 5-6 क्वेश्चंस इसलिए एग्जाम में फ्रेम करके डाले जाते हैं जिससे कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई ना जाए। ठीक है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को लेकर पैनिक मत होना। 3-4 क्वेश्चन आते ही हैं इस तरह के। तो इस तरह के जो 3-4 क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीलिम्स को डिसाइड नहीं करते। ओके, और ये बात भी याद रखना कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मार्क करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है या आप जल्दबाजी में गलत करके आ रहे हो या आप स्किप करके आ रहे हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि यही सेम चीज आपका कॉम्पिटिटर भी करके आ रहा है। ठीक है, जो आपके साथ एग्जाम दे रहा है वो कोई भगवान नहीं है, उसने भी वही पढ़ाई करी है, वही मेहनत करी है जो आपने करी है। ठीक है, तो अगर आपको इसका क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि उसको भी एक क्वेश्चन में डाउट हो रहा है।
ठीक है, उसको भी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आप पैनिक मत होना। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआईपी अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस इज, टीआईपी क्या है? सब्सटेंटिव एविडेंस, कोरोबोरेटिव एविडेंस, हियरसे एविडेंस और नो एविडेंस। क्या है जी टीआईपी? टीआईपी इज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, जब हमने टीआईपी की वीडियो डिस्कस करी थी तब हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं। द कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज इज ओनली रेलेवेंट अगेंस्ट हिम। एक्यूज का जो कन्फेशन है वो केवल उसी के अगेंस्ट रेलेवेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अब इनमें से कौन सा सेक्शन इस रूल का एक्सेप्शन है? सेक्शन 23, सेक्शन 25, सेक्शन 28, सेक्शन 30। तो क्या आंसर है जी इसका? सेक्शन 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन कैन बी मेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, cannot be made solely on the basis of conviction under any circumstances, cannot be made solely on the basis of conviction unless the same is corroborated, or D, both A and C are incorrect. तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज C, cannot be made solely on the basis of conviction unless the same is corroborated. Okay, याद आया? रिट्रैक्टेड कन्फेशन की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसको देखिए जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेसेसिटी रूल एज टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज कंटेन्ड इन सेक्शन 31, 32, 60 और 61। तो क्या आंसर है जी? सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखो जी, ये थे हमारे एमपी के एविडेंस एक्ट से प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है इसके अलावा एक दो क्वेश्चन हो जो स्किप हो गए हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी से आपसे माफी मांगता हूं। तो देखो, ये थे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के एमपी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। अब मुझे नहीं पता आपका एग्जाम कैसा हुआ है। अब देखो, बाकी के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, जैसे सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके कैसे सॉल्व हुए, वो आपके कैसे हुए, क्योंकि हमने अभी तक केवल एक ही एक्ट डिस्कस किया है, एंड दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो जितने भी क्वेश्चन हमने यहां डिस्कस किए हैं, जितने भी क्वेश्चन एमपी के पेपर में आए थे, वो कैसे हुए। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन एमपी के पेपर में आए हुए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने एंटायर लेक्चर सीरीज में कवर किए हुए हैं। ठीक है, प्लीज आप ये चीज जरूर बताना कि जितने भी क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कस किए हैं, मतलब एमपी के पेपर में आए हैं 14-15 जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में कवर किए हुए हैं। ये चीज जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर देखो इन 14-15 में से 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारी वीडियो सीरीज से कवर हो रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, तो इसका मतलब हम जो है एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, लेकिन अगर इन 14-15 क्वेश्चन में से केवल 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिन्हें हम एविडेंस एक्ट की एंटायर सीरीज को देखने के बाद सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम अपनी मेहनत में कमी कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप मेरे को ये चीज जरूर बताना कि आपके पर्टिकुलरली एविडेंस में एक दो क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कोई मैटर नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो एक क्वेश्चन जो था एस्टोपल वाला, इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के अगर आप 10 या 11 भी स्कोर कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं मैं, अगर आप मिनिमम से मिनिमम 10 या 11 स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। ओके, हालांकि देखो आपको मिनिमम 15 में से 13 या 14 क्वेश्चन सही करने चाहिए। ठीक है, खैर इट्स अप टू यू कि आपने कितनी मेहनत करी है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करके ये चीज जरूर बताना। ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी पेपर में सीआरपीसी का एक क्वेश्चन भी आया था जो कि प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड था। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सीआरपीसी की वीडियो सीरीज में अब तक हम केवल 4-5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिनमें से एक टॉपिक प्ली बार्गेनिंग भी है। ओके, तो चलिए
कमेंट करके बताइए मेरे को कैसा रहा आपका एमपी का एग्जाम। ये एग्जाम जो है आपको कितना टफ लगा, आपके अनुसार इस एग्जाम का क्या लेवल था ओवरऑल भी, और विद रिस्पेक्ट टू एविडेंस एक्ट भी। ठीक है, ओवरऑल बताइए मत बताइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एविडेंस एक्ट जरूर बताइएगा, जिससे कि हम ये एनालाइज कर पाए कि हम जो है राइट डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की।